गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 16 सितंबर और ये है आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से ली है। ठीक है, तो आज की पहली न्यूज़ है गोवा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मर्जेस विद बीजेपी। तो ये हमारा GS2 पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें न्यूज़ ये थी कि टोटल 11 MLAs थे, उनमें से 8 MLAs ने जा कर के और ये बोल दिया कि भाई हम बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये जो वाला ये मतलब जो पार्टी मर्जिंग का जो होता है ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है, राइट। तो हम ये देख लेते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पार्टी मर्जिंग अंडर 10th शेड्यूल विच इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। If more than two-third member of some party who are in house agree to merge their party with another political party, it will be a valid merger। ठीक है, तो जैसा ही मैंने आपको बताया कि टोटल 11 MLAs थे कांग्रेस की तरफ से, उनमें से 8 ने जा कर के ये रिक्वेस्ट किया कि भाई हम कांग्रेस पार्टी को मर्ज करना चाहते हैं बीजेपी के साथ। किसके अंदर? गोवा के अंदर। ठीक है, तो 11 का 2/3 कितना होता है? तो 11 का 2/3 7 के आसपास होता है, राइट। तो अगर यदि आप देखोगे इसके अंदर तो वहाँ पे नंबर कितना था? 8। तो ये 2/3 से तो ज़्यादा ही है। तो उस केस के अंदर ये एक वैलिड मर्जर माना गया है। ठीक है, तो मर्जर को जो हैंडल करता है वो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ वाला करता है, राइट। और इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003। ठीक है, एक फेमस सुप्रीम कोर्ट केस भी है, वो है जगजीत सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। उसके अंदर भी सेम टू सेम केस हुआ था कि जगजीत सिंह ने भी अपनी पार्टी को मर्ज करने का कोशिश किया था। तो उसकी वैलिडिटी को लेकर के वैलिड था या नहीं था, एक फेमस सुप्रीम कोर्ट केस है जिसका जजमेंट आया था और इसके अंदर उसको वैलिड माना गया था। तो आप जब भी कभी भी आपको अगर यदि इससे रिलेटेड आंसर लिखना पड़े तो हमेशा एक सुप्रीम कोर्ट का केस मेंशन करो और लेटेस्ट केस, और इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है और कौन सी शेड्यूल, कौन सा आर्टिकल वगैरह ये आपको पता होने चाहिए, राइट। अगली जो न्यूज़ है वो है डिले इन गवर्नमेंट फ्लैगशिप पीएमएजी स्कीम टू इनवाइट पेनल्टी। तो न्यूज़ ये है कि 4 ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, वहाँ पे इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिले किया जा रहा है, ऐसा सेंटर ने मान के और उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से स्टेट है? 3 तो अपोजिशन के स्टेट है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, यानी जो सेंटर में गवर्नमेंट नहीं है, और एक बीजेपी वाला स्टेट असम भी है जहाँ पर ये 4 स्टेट है जहाँ पे बिहार, उड़ीसा और एक शायद झारखंड पश्चिम बंगाल में से कोई एक है और एक असम। ये 4 ऐसे स्टेट है जहाँ पर इसको डिले किया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि पीएमएजी है क्या। तो पीएमएजी विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड हाउस टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल लाइक SC/ST, बॉन्डेड लेबर, डिसेबल्ड पर्सन्स, विडोज, एक्स सर्विसमैन हु गॉट इंजर्ड इन एक्शन एटसेट्रा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो थी इसका टारगेट ये था कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 लगभग 2.4 करोड़ हाउस बनाए जाएंगे और इसके अंदर उन लोगों को जिनके हाउस नहीं है उनको हाउस दिया जाएगा ताकि उनको रहने के लिए छत मिल सके, घर मिल सके। तो ये तो ग्रामीण हो गई, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। इसी का जो अर्बन वर्जन है वो है PMAU विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और ये सेम एस PMAG है बट ये अर्बन प्लेसेस के लिए इसके जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है। इससे रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है गोल नंबर 11, यानी कि जो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आपने पढ़ा हो तो गोल नंबर 11 ये कहता है कि सबको रहने के लिए एक घर होना चाहिए बेसिकली। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यदि आप ये टोटल सस्टेनेबल गोल देखोगे तो इसमें गोल नंबर 11 देखो आप, गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ वाले इसके अंदर। ठीक है, इसी का एक पार्ट होता है कि आप स्लम्स वगैरह को भी डेवलप करो, राइट। तो ये हमारा सस्टेनेबल गोल नंबर 11 है। अगली न्यूज़ है आई थिंक ये न्यूज़ आज की नहीं है, लेट मी जस्ट रिमूव इट। ठीक है, आई विल जस्ट रिमूव इट लेटर ऑन। अगली जो न्यूज़ थी वो है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन इन अदर स्टेट्स लाइकली। तो ये जो हमारी
ये जो न्यूज़ है हमारे दिल्ली दिल्ली के अंदर क्या है कि अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लैंड इतनी बची नहीं है जिस पे वो फॉरेस्ट को लगा सके। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि भाई हम किसी और वैसी लैंड को देख रहे हैं जहाँ पे वो फॉरेस्ट को लगा सके। ज़्यादातर जो लैंड है दिल्ली में यूज़ हो चुकी है या फिर यूज़ हो रही है फॉर इकोनॉमी पर्पज़ या फॉर लिविंग पर्पज़, ठीक है। तो बात ये नहीं है पाती कि कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन है क्या। सो एवरी टाइम फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज सच एज माइनिंग और इंडस्ट्री और इवन फॉर लिविंग रीजन द यूजर एजेंसी pays for planting forest over an equal area of non-forest land or when such land is not available twice the area of degradable forest land will be used। बात यह है कि जैसे मान के चलो अगर 10 हेक्टेयर अगर यदि आपने जंगल की भूमि का इस्तेमाल किया है तो आपको जो जिसने मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए आपने यूज़ किया है तो या तो आपको उतने ही नॉन फॉरेस्ट लैंड यानी जो कि सही भूमि है उतने ही एरिया के लिए आपको पे करना होगा या फिर प्लांट लगाने होंगे 10 हेक्टेयर के अंदर कहीं और, ताकि उसका कॉम्पेंसेशन किया जा सके। कॉम्पेंसेशन यानी उसकी भरपाई की जा सके। या फिर आपको अगर यदि मान लो ऐसी कोई नॉन फॉरेस्ट लैंड नहीं मिलती जो कि उपजाऊ ज़मीन नहीं है तो आपको डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड यानी कि जो बंजर भूमि है ऐसी दो गुनी ऐसी यानी 20 हेक्टेयर आपको ऐसी भूमि लेकर के उसको सही करके उसके ऊपर जंगल लगाने होंगे, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है ब्रेकफास्ट स्कीम शुड नॉट बी काउंटेड एज फ्रीबीज चैरिटी और गिफ्ट। तो ये अगर आपको पता हो ये हमारा GS1 के सोशल सर्विस स्कीम से रिलेटेड है। तो तमिलनाडु में रिसेंटली भी ब्रेकफास्ट स्कीम स्टार्ट की है ताकि स्कूल के अंदर बच्चों के अटेंडेंस को बढ़ाया जा सके, न्यूट्रिशन बढ़ाया जा सके और बाकी जो बच्चों की जो इम्यूनिटी है अगर यदि उनका ज़्यादा अच्छा हेल्थ रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे, राइट। क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के लिए ये स्टार्ट की गई है और एनीमिया जैसे डिजीज़ को भी फाइट करने के लिए और बाकी जो डिजीज़ है उनको इम्यूनिटी रिस्पॉन्स वगैरह बढ़ाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया है। अगर आपको पता हो तो तमिलनाडु ही वो पहला स्टेट था जिसने मिड डे मील की भी स्कीम को चालू किया था पहले, फिर भारत में इसका धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर इसको फैलाया गया। यानी इस पूरी जो स्कीम था इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर इंडिया में किया गया। तो अभी इसके क्रिटिक्स देखो क्या है। इसका क्रिटिक्स एक तो ये है कि अगर आप देखोगे अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी भारत की रेटिंग देखी हो तो उसके अंदर ये भी होता है कि बच्चे कितने साल तक स्कूल में जा रहे हैं, इसकी एक्सपेक्टेंसी भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। तो उसके अंदर देखो ये है कि ये जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं ये क्लास 1, 5 या फिर अगर यदि आप मिड डे मील में भी देखोगे तो क्लास 8 तक के लिए बच्चों को उनको अंदर कवर किया जाता है। तो क्लास 8 तक का ऑलरेडी अटेंडेंस इंडिया के अंदर अच्छा खासा है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेकफास्ट स्कीम बैड है, आई एम सेइंग कि समहाउ जो हमारा HDI का जो गोल है वो इससे पूरा नहीं होता है, लेकिन इसके फ़ायदे काफ़ी हैं कि अगर यदि आप बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह दे रहे हो तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसके फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं, तो वी शुड नो बोथ साइड ऑफ द पॉइंट्स, राइट। और ये जो हमारा SDG के गोल नंबर 2 से रिलेटेड है, यानी कि जो कहता है कि हंगर को एंड किया जा सके, कम्प्लीटली एंड किया जा सके, फूड सिक्योरिटी को गेन किया जा सके, न्यूट्रिशन वगैरह इम्प्रूव किया जा सके सभी उम्र के लोगों के बीच में। तो ये हालांकि ये जो है ब्रेकफास्ट स्कीम ये बच्चों के लिए ही है स्कूल के अंदर, लेकिन ये हमारा SDG के गोल 2 से भी अटैच होता है। अगली जो न्यूज़ है वो है मोदी इन समरकंद फॉर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उज्बेकिस्तान के अंदर जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे पहुँचे हैं। और तो अब हमको जो काम की बात वो है ये कि अब तो पता होना चाहिए कहाँ पे मीटिंग थी, उज्बेकिस्तान में, और उज्बेकिस्तान का मैप कैसा है। तो अगर देखो आपको उज्बेकिस्तान, सबसे पहले तो मैं आपको SDG का गोल नंबर 2 दिखा देता हूँ। ये देखो, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये उज्बेकिस्तान का आप मैप देखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी प्री में भी पूछा गया था बॉर्डर से रिलेटेड कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास कौन कौन से एरिया है, उसमें अगर आपको पता हो तो आर्मेनिया, अजरबैजान ये सब आया था, राइट। तो प्री में एक ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये उज्बेकिस्तान रहा, ये समरकंद का ये जो रेड वाला ये समरकंद है। अब उज्बेकिस्तान की बॉर्डर लगती है किर्गिस्तान से, उज्बेकिस्तान की बॉर्डर लगती है तुर्कमेनिस्तान से, कजाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से। उज्बेकिस्तान की सीधी बॉर्डर कभी भारत से नहीं लगती, क्योंकि देखो अगर उज्बेकिस्तान का बॉर्डर अगर आप जूम करके देखोगे तो बस यहीं पे आके अफगानिस्तान से छोटी सी बॉर्डर लगती है, ये तजिकिस्तान से बॉर्डर लगी, ये छोटी सी एक बॉर्डर देखोगे आप
किर्गिस्तान से लगती है, अच्छी खासी बॉर्डर कजाकिस्तान से लगती है और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। और अगर आप देखोगे अजरबैजान और आर्मेनिया ये यहाँ पर है, जिसका बीच में इनसे कोई लेना देना नहीं है। बीच में जो वाटर बॉडी है कैस्पियन सी है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कौन सा सी आता है, तो कैस्पियन सी आता है। ठीक है, तो दैट्स इट प्रीटी मच फॉर टुडे। बाकी अगर आपको मैप एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जाता है। यहाँ पे और कोई वाटर बॉडी हो बड़ी सी तो उसको भी देख लीजिए, कोई लेक वगैरह फेमस हो, कोई ड्राई हो गई हो रिसेंटली, लेक बलखाश। हालांकि उज्बेकिस्तान में नहीं है, कजाकिस्तान के अंदर है, बट फिर भी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर। मीनवाइल एक बार ये एसडीजी के सारे गोल्स आप एक बार देख लीजिएगा। ये हमेशा आपके देखो, एसडीजी के गोल्स आपके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को एक आंसर को एक वेटेज देते हैं। वेटेज देते हैं कि आपका जो आंसर है वो औरों से अलग दिखता है। ठीक है, सो दैट्स इट प्रीटी मच फॉर टुडे। सी यू टुमारो।